हेलो स्टूडेंट्स, तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सीए रोमिल जान। और बच्चों, आज वाले वीडियो के अंदर वी वुड डिस्कसिंग सीए फाउंडेशन डेप्रीशिएशन का वीडियो नंबर 6 है। और आज वाले वीडियो के अंदर हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट। वैसे आप लोगों ने रीवैल्यूएशन पहले पार्टनरशिप के अंदर भी पढ़ा होगा, बट ये उससे डिफरेंट तरह का रीवैल्यूएशन है, ठीक है ना। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं अभी तक जो मैंने वीडियोस लास्ट भेजे थे वो आपने अच्छे से देख लिए होंगे। रीवैल्यूएशन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डेप्रीशिएशन में। इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे इस वीडियो को। एक तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि डेप्रीशिएशन जब भी असेट की वैल्यू को रिवाइज करते हैं तो डेप्रीशिएशन कैसे निकलता है, और सेकंड हम लोग देखेंगे व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है ना। अब बच्चों, रीवैल्यूएशन का कंसेप्ट तो आप लोगों को पहले ही पता है कि असेट की वैल्यू को रिवाइज करना। नॉर्मली क्या होता है, हमने मान लो कोई असेट को डेप्रीशिएट किया। असेट को डेप्रीशिएशन हम लोग रूटीन वे में लगा रहे हैं और हमको कुछ टाइम बाद जाके ऐसा लगता है कि असेट की मार्केट में वैल्यू रिवाइज होनी चाहिए। अब ये रिवीजन हो सकता है बच्चों, अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है असेट की वैल्यू बढ़े, या ऐसा भी हो सकता है असेट की वैल्यू डिक्रीज हो, ठीक है ना। तो हम लोग ये देखेंगे कि अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन और डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है तो हाउ द वैल्यू ऑफ द असेट विल बी कैलकुलेटेड, कि असेट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, हम लोग वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। अब एक बहुत सिंपल एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो मैंने एक असेट परचेज किया 1 जनवरी 2018 को, और असेट परचेज किया था बच्चों 2 लाख रुपए का। मैंने असेट परचेज किया ऑन 1 जनवरी 2018 और असेट परचेज किया था 2 लाख रुपीस का। अब मान लो 1 जनवरी 2018 को मैंने असेट परचेज किया 2 लाख का। मैंने लाइफ एस्टीमेट की थी उस दिन 10 साल। तो मेरे को बताओ मेरा इस साल का डेप्रीशिएशन कितना आ जाएगा 2018 का। तो आप बोलोगे सर 20,000 का डेप्रीशिएशन होगा। इसका मतलब 1 जनवरी 2019 को आपका असेट का बुक वैल्यू कितना होगा, 180 का बुक वैल्यू होगा। अब 180 का बुक वैल्यू हुआ, आपको लगता है वापस इस साल 20,000, स्ट्रेट लाइन मेथड एज्यूम कर लेना, इस साल वापस मैंने 20,000 डेप्रीशिएशन लगाया, तो 1 जनवरी 2020 को असेट का बुक वैल्यू हुआ 1,60,000, ठीक है। तो अब उसका वैल्यू है 1,60,000 रुपए। अब मेरे को यहां जाके मान लो इस असेट की मार्केट में बहुत शॉर्टेज है और इसकी वैल्यू बढ़ गई। नॉर्मली ऐसा होता नहीं, बट मान लो इसकी वैल्यू रिवाइज करके मेरे को बढ़ानी पड़ी, और जो अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ बच्चों वो हुआ 40,000 का। अज्यूम कर लो 40,000, 160 की वैल्यू थी जिसको हमने 40,000 का अपवर्ड रिवैल्यूएशन दिया, ठीक है ना। 40,000 का अपवर्ड रिवैल्यूएशन आएगा और रिवाइज वैल्यू 2 लाख हो जाएगी। अब अगर रिवाइज वैल्यू 2 लाख होगी तो क्वेश्चन ये होता है कि अब इसके ऊपर डेप्रीशिएशन कैसे लगे। तो क्वाइट सिंपल है, जो भी अपवर्ड रिवैल्यूएशन है तो अब उसकी रिवाइज वैल्यू 2 लाख कंसीडर कर लो, अकाउंटिंग एंट्री करो, एंट्री में आगे समझा रहा हूं, और 2 लाख को डिवाइड कर दो फॉर रिमेनिंग 8 ईयर्स। तो अब जो डेप्रीशिएशन आएगा वो आ जाएगा 25,000 रुपीज। और अगले साल बुक वैल्यू क्या होगी, 2 लाख माइनस 25,000, तो दैट वुड बी 1,75,000 रुपीज। गेटिंग माई पॉइंट। मतलब व्हेनेवर द असेट इज रीवैल्यूड, हमेशा ध्यान रखना जो रिवाइज वैल्यू है दैट विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग लाइफ, ठीक है। पहले इसकी नोटिंग कर लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब लगाओ हेडिंग रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है ना। तो रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, नॉट लायबिलिटी, सॉरी। तो रीवैल्यूएशन ऑफ असेट, अब देखना, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट मीन रिवाइजिंग द वैल्यू ऑफ असेट एट रेगुलर इंटरवल सो दैट इट रिफ्लेक्ट फेयर वैल्यू। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट का मतलब क्या होता है, रिवाइज करना असेट की वैल्यू रेगुलर इंटरवल पे ताकि वो क्या रिफ्लेक्ट करे, फेयर वैल्यू। रिवैल्यूएशन मस्ट बी मेड एट रेगुलर इंटरवल सो दैट कैरिंग अमाउंट डज नॉट डिफर फ्रॉम फेयर वैल्यू। रिवैल्यूएशन रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए ताकि कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू से डिफर नहीं करे। मतलब जो मार्केट की वैल्यू और कैरिंग अमाउंट लगभग सेम चलना चाहिए। Whenever the asset is revalued, the revised value should be depreciated over remaining life। अभी मैंने बताया कि जो revised value उसको remaining life के depreciate कर देना चाहिए। बोलो यहां तक सबको समझ में आया, ठीक है। फटाफट इसका नोटिंग कर लो। और अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, ऑन पेज नंबर 5.19 आईसीआई मटेरियल पे। कॉस्ट ऑफ मशीन 12 लाख है, आईसीआई मटेरियल क्वेश्चन है, ध्यान समझ लेना। इसमें दोनों कंसेप्ट है, लाइफ और असेट की रिवाइज वैल्यू, दोनों चीज कवर्ड है ना।
अभी अकाउंटिंग इसके बाद में समझाता हूं, ठीक है ना। असेट की कॉस्ट 12 लाख है, डेप्रिशिएशन का मेथड स्ट्रेट लाइन है, 10 साल की लाइफ है, रेसिडुअल वैल्यू 0 है। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर रिवाइज वैल्यू ऑफ मशीन was assessed at upward revaluation by 60,000। मतलब थर्ड ईयर एंड पे हमको ऐसा लगा कि असेट की वैल्यू को रिवाइज करके 60,000 से बढ़ा देना चाहिए। एंड रिमेनिंग लाइफ वाज 9 ईयर्स, और रिमेनिंग लाइफ हमने एस्टिमेट की 9 ईयर्स, ठीक है ना। तो हमको डेप्रिशिएशन निकालना है फॉर फोर्थ ईयर, यू नीड टू एस्टिमेट डेप्रिशिएशन फॉर फोर्थ ईयर, ठीक है ना। अब बच्चों एक बहुत सिंपल लॉजिक बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, हमको फोर्थ ईयर का डेप्रिशिएशन निकालना है। 12 लाख की मशीन है, 3 साल तक डेप्रिशिएशन लगाया, -0/10, एवरी ईयर डेप्रिशिएशन 120 हुआ होगा। तो 3 साल में असेट कितना डेप्रिशिएट हो गया, 120 इंटू 3, तो 120 इंटू 3 करते दैट इज 3,60,000। तो अगर मैं कहता हूं बुक वैल्यू आफ्टर 3 ईयर दैट वुड बी 10 लाख माइनस 360, तो आता है 6,40,000 रुपीज, गेट 12 लाख सॉरी, तो आएगा ये 12 लाख माइनस 360, तो अप्रोक्सीमेट आएगा 8,40,000। गेटिंग माई पॉइंट। 12 लाख का कॉस्ट है माइनस 3 साल का डेप्रिशिएशन, तो बुक वैल्यू आ गई 8,40,000 रुपए। 3 साल बाद लाइफ कितनी बची है, 7 ईयर्स की लाइफ बाकी है, बट 3 साल बाद हमने इस एसेट को रिवाइज कर दिया 60,000 अपवर्ड रिवैल्यूएशन। तो आपका रिवाइज बुक वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, फोर्थ ईयर बिगनिंग पे 840 प्लस 60, तो आपका रिवाइज बुक वैल्यू है 9 लाख रुपए। और रिमेनिंग लाइफ कितनी थी, 9 साल, हमने चौथे साल के बाद लगा हमको रिमेनिंग लाइफ 9 साल है, तो रिमेनिंग लाइफ 9 ईयर्स। तो सिंपल फोर्थ ईयर का डेप्रिशिएशन क्या होगा, तो फोर्थ ईयर का डेप्रिशिएशन क्या होगा बच्चों, 9 लाख डिवाइड बाय 9, दैट वुड बी 1 लाख पर ईयर। गेटिंग माई पॉइंट। जितना वैल्यू है उसको रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड कर दो, 9 लाख की वैल्यू बची और उसको 9 साल क्योंकि रिमेनिंग लाइफ 9 साल है, तो अब 1 लाख का डेप्रिशिएशन हो जाएगा। मतलब अब हर साल कितना डेप्रिशिएशन चार्ज करना है, सिंपल 1 लाख रुपए का डेप्रिशिएशन चार्ज करना है। आई बात समझ में, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा ये। तो बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन है, नवंबर 2018 अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, ये आप लोग होमवर्क में करोगे, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आंसर बता दूंगा, ठीक है ना। कॉस्ट 10 लाख है, SLM डेप्रिशिएशन मेथड है, लाइफ 10 ईयर है। एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर मशीन वॉज रिवैल्यूड अपवर्ड बाय 40,000। चौथे साल के एंड पे मशीन का अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ 40,000 और रिमेनिंग लाइफ असेस हुआ 8 साल। कैलकुलेट डेप्रिशिएशन फॉर फिफ्थ ईयर। ये वाला असाइनमेंट आपको होमवर्क में करना है, ठीक है ना। आपकी कॉस्ट 10 लाख है, डेप्रिशिएशन का मेथड स्ट्रेट लाइन है, चौथे साल के एंड पे मशीन को अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया 40,000 और रिमेनिंग लाइफ असेस की 8 साल। डेप्रिशिएशन निकालना है फिफ्थ ईयर का। बच्चों इसका फिफ्थ ईयर का डेप्रिशिएशन का आंसर आएगा 80,000 रुपीज। आपका फिफ्थ ईयर का डेप्रिशिएशन का आंसर आएगा इसमें 80,000 रुपीज, ठीक है ना। तो ये आप लोग होमवर्क में करिएगा, क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है, 80,000 आंसर आएगा ये, ठीक है ना। डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है हमको रिवैल्यूएशन का। तो बच्चों अब जो अगला कंसेप्ट इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, वो ये बात कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है हमको रिवैल्यूएशन का। अब है ना, इस पॉइंट को ध्यान से समझना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन। देखो इसके ऊपर रूटीन अभी तक नॉर्मली क्वेश्चन आया नहीं है, बट थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू और कभी एग्जाम में आ जाए तो ध्यान से समझना, क्योंकि मॉड्यूल में गिवन है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, ठीक है ना। अब बच्चों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका जो गिवन है ना, वो तुम सीए इंटर पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10, जिसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो नॉर्मली फिक्स एसेट से डील करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 को मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन का वहीं पे गिवन है। अब बच्चों यहां अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक बहुत सिंपल लॉजिक समझना, इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक तो हम लोग मान लो असेट को रिवैल्यू कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, एक तो हम लोग पढ़ेंगे कि असेट को मान लो रिवैल्यू कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, उसकी लाइफ में पहली बार उसका रिवैल्यूएशन पढ़ रहे हैं। और दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे असेट को पहली बार रिवैल्यूएशन कर लिया और वापस जरूरत पड़ गई रिवैल्यूएशन करने की, मतलब 2 साल के बाद हमको लगा रिवैल्यूएशन करना है और फिर 4 साल बाद वापस लगा रिवैल्यूएशन करना है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे कि पहली बार एक तो हम लोगों ने असेट को रिवैल्यूएशन किया और ऑलरेडी असेट रिवैल्यू था, उसको दोबारा रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो दोनों के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग है। अब अज्यूम करो एक असेट था जिसकी कॉस्ट थी, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया 12 लाख, वही वाला लेता हूं, 12 लाख की कॉस्ट थी। लाइफ हमने स्टार्टिंग में 10 साल एस्टीमेट की थी,
तो हमने 3 साल का डेप्रिसिएशन 1,20,000 रुपए लगाया था, और 3 साल के बाद जब उसकी बुक वैल्यू 8,40,000 थी, हमको यह लगा था कि असेट को 60,000 से वापस अपवर्ड रिवैल्यूएशन करना था। अभी अपन ने क्वेश्चन किया, उसी की बात कर रहा हूं मैं। 840 की वैल्यू थी, जिसको हमने क्या सोचा था कि 60,000 का वापस अपवर्ड रिवैल्यूएशन करना है। अब मेरे को एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में क्या अपने को ऐसी इंफॉर्मेशन है क्या इसमें पहले रिवैल्यूएशन हो चुका है? नहीं है ना। इसका मतलब ये रिवैल्यूएशन फर्स्ट टाइम है। इसका मतलब क्या है? ये रिवैल्यूएशन पहली बार है। और जब भी कोई एसेट पहली बार रिवैल्यूड होता है, जब भी कोई एसेट पहली बार रिवैल्यूड होता है, और रिवैल्यूड होता है बच्चों अपवर्ड, रिवैल्यूड होता है बच्चों, ध्यान रखना, अपवर्ड, तो एंट्री करते हैं असेट अकाउंट डेबिट टू, असेट अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि बढ़ा रहे हम लोग, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। यहां पर यह पॉइंट अच्छे से समझ लेना, अगर कभी भी कोई असेट को रिवैल्यू करते हैं और रिवैल्यू पहली बार हो रहा है, और पहली बार अगर उसका रिवैल्यूएशन अपवर्ड साइड हो रहा है, तो एंट्री करेंगे असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। यहां पर ध्यान रखना, असेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल मत कर देना। पीएनएल इसलिए नहीं करते, आप मेरे को एक बात बताओ, क्या बुक के अंदर कोई वैल्यू को चेंज करने से, आज मान लो मेरी कार की, मेरे पास एक कार है, उसकी वैल्यू 10 लाख है, मैंने बुक के अंदर उसकी वैल्यू 15 लाख कर दी, मेरे को लगा कार की अब रेट्स बढ़ रही है मार्केट में तो वैल्यू 15 लाख हो जाएगी, तो बताओ मैंने वैल्यू अगर रिवाइज करी तो क्या 5 लाख का मेरे को बुक्स में प्रॉफिट हुआ क्या? प्रॉफिट एग्जैक्ट, इट इज नॉट अ प्रॉफिट। ये तो आपने क्या किया, एक असेट को रिवैल्यूएशन कर दिया। अब आप ऐसे करो, अगर असेट को रिवैल्यू करके प्रॉफिट बुक करो और कंपनी ज्यादा लोन ले और शेयर की प्राइस बढ़ाए, तो हर कंपनी यही काम करेगी, हर साल असेट की रिवाइज वैल्यू अपवर्ड कर देगी। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी कंपनी अपवर्ड रिवैल्यूएशन करती है, अगर आप अपवर्ड रिवैल्यूएशन को पीएनएल में डालना चालू करोगे ना, तो अननेसेसरी आप प्रॉफिट हाइक कर रहे हो जो प्रॉफिट आपका है नहीं। तो आप क्या करोगे, अपवर्ड रिवैल्यूएशन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 ये बोलता है कि आपको असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व में करना है। लेकिन मान लो इस एसेट की वैल्यू डिक्लाइन हो जाती। नॉर्मली कोई भी कंपनी डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करती नहीं है, वो इसलिए नहीं करती है क्योंकि उससे अननेसेसरी उसका प्रॉफिट कम होता है, जो एक्चुअल में प्रॉफिट कम हुआ ही नहीं है। लेकिन अज्यूम करो पहली बार कंपनी को ऐसा लगता है कि नहीं, इसकी वैल्यू डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करना है, तो यह ध्यान रखना, अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होगा तो यहां हम लोग पीएनएल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू असेट। अब आप कह सकते हो सर ऐसा क्यों? बिकॉज ये कंपनी का लॉस है, असेट की वैल्यू कम हो गई। नॉर्मली डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कंपनी करती नहीं है, बट अगर आपके असेट का रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड हो गया, ये 60,000 बढ़ने के बजाय घट जाता, तो यू विल बी डेबिटिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट टू असेट। तो यह ध्यान रखना, अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन है तो यू विल बी क्रिएटिंग अ सेपरेट अकाउंट विद द नेम ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व, और पेमेंट जो भी अमाउंट है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा, और ये बुक्स में रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट साइड लायबिलिटी साइड चलेगा। लेकिन अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है तो आप उसको कहां से चार्ज करोगे? पीएनएल अकाउंट से चार्ज करोगे। दिस इज द गाइडेंस ऑफ AS 10। ये मैं कब बात कर रहा हूं? जब पहली बार असेट को हमने रिवैल्यू किया। आई बात समझ में? अपवर्ड रिवैल्यूएशन है तो असेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, मतलब ये 60,000 का जो थर्ड ईयर के बाद एंट्री करेंगे असेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 60,000, और फिर पीएनएल टू डेप्रिसिएशन 1 लाख। ठीक है। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू असेट। पहली बार अगर डाउनवर्ड है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू असेट। ये तो आती है बात समझ में। अब हम लोग बात करते हैं, अगर असेट का ऑलरेडी पहली बार रिवैल्यूएशन हो गया और दोबारा रिवैल्यूएशन कर रहे हैं तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? पहली बार तो रिवैल्यूएशन कर चुके हैं, तो पहली बार में दो केस बनते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब मान लो पहली बार अपवर्ड हुआ और दोबारा अपवर्ड हुआ तो क्या ट्रीटमेंट होगा? पहली बार डाउनवर्ड हुआ और फिर अपवर्ड हुआ तो क्या ट्रीटमेंट होगा? वो सारे केसेस हम लोग अब डिस्कस करते हैं। ये पॉइंट तो सबको क्लियर है? नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ऑलरेडी रिवैल्यू हो गया और अब रिवैल्यू करें तो क्या करना है। अब बच्चों देखो, मैंने अभी आपको केस बताया था फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन का। अब मेरा सेकंड वाला एग्जांपल समझना। अपन ने कोई असेट को पहली बार तो रिवैल्यूएशन कर दिया, और पहली बार रिवैल्यूएशन मान लो उसको अपन ने इंक्रीज या डिक्रीज या फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, और अब सेकंड टाइम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो क्या ट्रीटमेंट होगा? मेरी बात ध्यान से सुनो। अज्यूम करो एक असेट था जिसको मैंने पहली बार रिवैल्यू किया था 100 रुपीज से अपवर्ड।
ये 2 साल के बाद किया था। 2 साल के बाद मैंने एक असेट को 100 रुपये अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया और वापस 2 साल के बाद मैंने 50 रुपए और अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया। मतलब फर्स्ट टाइम भी इंक्रीज था और सेकेंड टाइम भी इंक्रीज ही हो रहा है। केस समझे ना? पहली बार इंक्रीज हुआ तो एंट्री करी होगी असेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, अभी समझाया था मैंने 100 से। सेकेंड टाइम भी इंक्रीज हो रहा है तो बच्चों एंट्री वापस सेम हो जाएगी, असेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व कितने से? 50 से। मतलब ऑलरेडी फर्स्ट टाइम हम लोग इंक्रीज कर चुके हैं और सेकेंड टाइम दोबारा इंक्रीज हो रहा है तो एंट्री सेम रहेगी, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है, तो पहले इसकी नोटिंग करो, ऑलरेडी डन बिफोर अकाउंटिंग हेडिंग लगा लेना। फर्स्ट टाइम इंक्रीज एंड सेकेंड टाइम इंक्रीज, पहली बार भी इंक्रीज है दूसरी बार भी इंक्रीज है तो एंट्री वुड बी असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। सेकेंड टाइम भी यही एंट्री होगी, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। गेटिंग माई पॉइंट? अब हम लोग बात करते हैं केस नंबर 2 की। पहली बार असेट इंक्रीज हुआ था 100 रुपए से, पहली बार असेट इंक्रीज हुआ था 100 रुपए से। सुनना मेरी बात ध्यान से, पहली बार असेट इंक्रीज हुआ था 100 से तो हमने तब एंट्री करी थी असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व और वो कितने से करी थी? 100 से। और दूसरी बार असेट डिक्रीज हो रहा है और वो डिक्रीज हो रहा है मान लो 150 से। मतलब पहले बार हमको 2 साल बाद लगा असेट 100 रुपए से बढ़ना चाहिए, मैंने एंट्री कर दी असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 100 से। वापस 2 साल के बाद, मतलब ये तो पहले 2 साल थे और अब वापस 2 साल के बाद मतलब चौथे साल के बाद मेरे को लगा देयर इज अ डिक्लाइन इन असेट ऑफ 150। अब ये ध्यान रखना जितना असेट पहले इंक्रीज हुआ था 100 वो डाला कहां था? रिवैल्यूएशन में। तो इस बार डिक्रीज कितना हो रहा है? 150। तो इसके 2 पार्ट करो, पहला तो 100 हमने बढ़ाया था और दूसरा 50। तो जितना हमने पहले बढ़ाया था वो कहां पे डाला था? रिवैल्यूएशन में। तो दोबारा जो कम होगा वो रिवैल्यूएशन रिजर्व से ही चार्ज करना है और बाकी जो डिफरेंस एक्सेस है वो P&L से चार्ज करोगे टू असेट। मेरी बात समझे आप? फिर सुनना, जितना पहले इंक्रीज हुआ था वहां तक तो अपन रिवैल्यूएशन से ही चार्ज करेंगे। पहले इंक्रीज 100 हुआ था, अब डिक्रीज 150 हुआ तो 150 के अंदर 100 तक का हम ऑलरेडी रिवैल्यूएशन में क्रेडिट दे चुके थे। तो जब डिक्लाइन होगा तो 100 का हम लोग रिवैल्यूएशन से ही चार्ज करेंगे और इसके ऊपर जो भी है वो चार्ज करेंगे P&L से। आई बात समझ में? अब मान लो सिचुएशन ऐसी है 4 साल बाद डिक्रीज होता है 150 का नहीं, 150 सिर्फ 80 का ही डिक्रीज होता, डिक्रीज 150 का नहीं होता, मान लो 80 का ही होता। तो बताओ हमने रिवैल्यूएशन में कितना डाला था? 100 का बढ़ाया था, डिक्लाइन कितना हुआ? 80 का। तो P&L से कुछ चार्ज करना है क्या? नहीं चार्ज करना है। तो पूरा का पूरा 80 कहां से चार्ज कर देंगे? रिवैल्यूएशन रिजर्व टू असेट, दैट वुड बी 80 रुपीज। आई बात समझ में? फर्स्ट टाइम इंक्रीज हुआ असेट टू रिवैल्यूएशन, सेकेंड टाइम डिक्रीज हुआ, जितना ऑलरेडी इंक्रीज हुआ वो तो रिवैल्यूएशन से डिक्लाइन चार्ज करोगे और एक्सेस P&L से लोगे। ठीक है, तो इसकी नोटिंग कर लो। फर्स्ट टाइम इंक्रीज एंड सेकेंड टाइम डिक्रीज तो रिवैल्यूएशन रिजर्व P&L टू असेट, रिवैल्यूएशन में टू द एक्सटेंट इंक्रीज फॉर फर्स्ट टाइम और ओवर अबव इंक्रीज P&L से चार्ज होगा। इसके ऊपर कुछ भी है फॉल है तो वो P&L से चार्ज हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? मैं होप करता हूं यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट केस समझो बच्चों, फर्स्ट टाइम डिक्रीज और सेकेंड टाइम भी डिक्रीज हो रहा है। ये भी बहुत सिंपल है, पहली बार 50 से घटाया तो एंट्री करी P&L टू असेट, दूसरी बार फिर मान लो 150 से घटाना है तो एंट्री करोगे P&L टू असेट। तो P&L टू असेट एंट्री हो जाएगी। ये तो सेम केस में अगर पहली बार भी डिक्रीज है दूसरी बार भी डिक्रीज तो P&L टू असेट। लेकिन पहली बार डिक्रीज किया मान लो 100 का तो एंट्री क्या करेगी? P&L टू असेट। और दूसरी बार मान लो इंक्रीज कर रहे हैं 150 का, पहली बार तो डिक्रीज किया 100 का तो एंट्री करी P&L टू असेट और दूसरी बार इंक्रीज कर रहे हैं 150 का तो वापस जितना हमने ऑलरेडी यहां से चार्ज किया अब इंक्रीज करेंगे तो असेट अकाउंट को तो डेबिट करना ही है। अब नॉर्मली होता रिवैल्यूएशन है लेकिन ऑलरेडी हम P&L से कितना चार्ज करोगे? 100, तो इसको रिवर्स करो और बाकी रिवैल्यूएशन रिजर्व से चार्ज कर दो। बोलो आया समझ में? गेटिंग माई पॉइंट? असेट जब भी बढ़ेगा डेबिट, फर्स्ट टाइम बढ़ रहा है तो असेट टू रिवैल्यूएशन, घट रहा है तो P&L टू असेट।
अगर पहली बार इंक्रीज है, दूसरी बार इंक्रीज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। पहली बार इंक्रीज है, दूसरी बार डिक्रीज है, तो जितना इंक्रीज हमने रिवैल्यूएशन से किया था उतना डिक्रीज हम लोग रिवैल्यूएशन से चार्ज करेंगे, एक्सेस पीएनएल से करेंगे। पहली बार डिक्रीज है, दूसरी बार डिक्रीज है तो पीएनएल टू एसेट, और पहली बार डिक्रीज है एंड सेकेंड टाइम इंक्रीज है तो जितना डिक्रीज हमने पीएनएल से चार्ज किया था उतना इंक्रीज पीएनएल से करेंगे, बाकी रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल देंगे। यहां तक क्लियर है? तो ये एक बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन। बुक के अंदर इसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन अकाउंटिंग का नहीं है, बट तुम लोग इस कंसेप्ट को अच्छे से ध्यान रखना ताकि कभी एग्जाम में आए तो बिल्कुल ढंग से आप अटेम्प्ट कर पाओ। ट्रू फॉल्स में आने का 100% चांस है, इसलिए अच्छे समझ लेना इस कंसेप्ट को। ठीक है बच्चों, तो ये अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है रिवैल्यूएशन का और रिवीजन ऑफ लाइफ ऑफ द एसेट का। ठीक है, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।